स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मॉड्यूल 5 है, जिसको हम लोग यूनिट 5 कहते हैं, इसका आज थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट की बात हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की बात किया था। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसके पहले उन दोनों वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा, तब आपके समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आता है, ये आता है एरर इन मेजरमेंट। तो हम लोग बिल्कुल एज पर AKTU सिलेबस ही चलेंगे और इस पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक ही आ रहा है, तो आप धीरे धीरे अपना प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिएगा। साथ में आपसे हमेशा कहता हूँ, कॉपी और पेन ये लेके बैठिए, जिससे आपको कुछ इम्पोर्टेंट अगर लगे तो उसे नोट जरूर कर लीजिए। नोट किए रहेंगे तो आगे आपके काम आएगा। तो आज हम लोग जो बात करेंगे थर्ड लेक्चर में, वो एरर इन मेजरमेंट की बात करेंगे। देखिए, जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, कुछ भी मापन करते हैं, कोई नाप लेते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं या कोई रीडिंग नोट करते हैं, तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। और वो जो कमी रह जाती है उसी को हम एरर कहते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू से हम डिफर करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ये अगर मार्कर है तो इस मार्कर की एक डेफिनिट लेंथ है, लेकिन इस मार्कर को जब हम मेजर करेंगे, इस मार्कर को जब हम मेजर करेंगे, इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे हम थोड़ा डिफर कर जाएं, डेसिमल में ही डिफर कर जाएं। ह्यूमन एरर है, एंगल चेंज हो सकता है, अलग एंगल से हम मेजर कर सकते हैं, स्केल से रीडिंग नोट करते समय गलती कर सकते हैं, लिखते समय गलती कर सकते हैं इसकी रीडिंग को। तो ये सब जो गलतियां होती हैं, इन्हीं की वजह से होता क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिफर कर जाती है मेजर्ड वैल्यू से। तो मेजर्ड वैल्यू वो है जो हम मेजर करते हैं और एक्चुअल वैल्यू वो है जो एक्चुअल में होती है, जो एक्चुअल में होती है। तो एरर की अगर हम बात करें कि व्हाट इज एरर, तो मैं आपको बता दूं कि एरर का क्या मतलब होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एरर कैन बी डिफाइंड एज the difference between actual value and measured value। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एरर होता है। अब सपोज इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक, आपने इसको मेजर किया और मेजर करने के बाद आपने बताया कि 10.1 है। एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए इसकी 10 सेंटीमीटर है। आपने जब स्केल लगा के इसको मेजर किया मार्कर को, तो आपने मेजर कर दिया कि ये 9.9 सेंटीमीटर है। तो ये 10 सेंटीमीटर और 9.9 सेंटीमीटर है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, उसको एरर बोलेंगे। या आपने 9.9 ना मेजर करके एक्चुअल वैल्यू इसकी 10 सेंटीमीटर, आपने मेजर कर दिया 10.01 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी एरर है, यहाँ भी क्या है, एरर है। तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो नेगेटिव आएगा और यहाँ पे जो एरर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू से कम, एक्चुअल वैल्यू से कम है ये मेजर्ड वैल्यू, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा एरर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बस ये है कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वही क्या है आपका, उसी को हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर की, एरर कितने टाइप का होता है, एरर कितने टाइप का होता है, अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो एरर कैन बी क्लासिफाइड एज, एरर इन मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो एरर इन मेजरमेंट कैन बी क्लासिफाइड into
थ्री बेसिक टाइप्स, तीन तरह से हम एरर को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। एक होता है आपका ग्रॉस एरर। क्या होता है? ग्रॉस एरर। आप लोग भी इसे अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ग्रॉस एरर होता है, एक सिस्टमैटिक एरर होता है, एक एरर होता है सिस्टमैटिक एरर। कौन सा एरर होता है? सिस्टमैटिक एरर। और तीसरा होता है रैंडम एरर। तीसरा क्या होता है? रैंडम एरर। इस तरीके से एरर को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। देखिए, इसके बाद ये जो सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर को समझने के लिए इसको फर्दर फिर से क्लासिफाई किया जाता है थ्री टाइप्स में। इसको फिर से थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। मैं यहाँ पे इनके नाम लिख देता हूँ सिस्टमैटिक एरर के, कि इनको थ्री टाइप्स से कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें एक आपका होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी हम एक को डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है आपका ऑब्जर्वेशनल एरर। और तीसरा होता है ऑब्जर्वेशनल एरर के बाद इसमें एक एरर और होता है, थ्री टाइप्स के एरर होते हैं। थर्ड होता है एनवायरमेंटल एरर। तो इस तरह से हम एरर को क्लासिफाई कर सकते हैं। एरर कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। Systematic error is further classified as instrumental error, observational error and environmental error। अब आइए इनको डिटेल में समझते हैं। इन्हीं को हम समझ लेंगे तो हमारा एरर का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट एरर है ग्रॉस एरर, पहले हम लोग इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, किसको समझते हैं कि व्हाट इज ग्रॉस एरर, यानी फर्स्ट को समझते हैं। तो देखिए, ग्रॉस एरर आप अपने नोट्स में लिखते रहिएगा। ग्रॉस एरर क्या है? ये बेसिकली ह्यूमन मिस्टेक है। ग्रॉस एरर क्या है? ह्यूमन मिस्टेक है। इसको हम कह सकते हैं कि मिस्टेक्स मेड बाय ह्यूमन, इसलिए इसको ह्यूमन एरर भी कहते हैं। अब ह्यूमन कहाँ कहाँ पे गलती कर सकते हैं? तीन जगह पे गलती कर सकते हैं। ह्यूमन करते क्या है? किसी भी जब कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो रीडिंग नोट करते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि मार्कर की लेंथ को मेजर करना है, तो सबसे पहला स्टेप स्केल लगा के इसकी लेंथ को हम मेजर करेंगे। जब स्केल लगा के लेंथ को मेजर करेंगे तो वहां पे हम गलती कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ग्रॉस एरर में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? एक गलती हो सकती है आपकी रीडिंग में, रीडिंग लेते समय मिस्टेक हो सकती है। दूसरा, उस रीडिंग को जब हम लिखते हैं, सपोज हमने रीडिंग लिया 10.01 और बाय मिस्टेक लिखते समय जब हम नोट कर रहे हैं तो लिख दिया 10.02, है ना। तो एक एरर यहाँ भी आ गया। तो रीडिंग और रीडिंग के बाद रिकॉर्डिंग, जब उसको हम रिकॉर्ड में लाते हैं यानी नोट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। और तीसरा काम करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटिंग। तो ये तीन तरह से ह्यूमन एरर यहाँ पे हो सकता है, रीडिंग, रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग। तो ये तीन गलतियां अगर हम कम से कम कर सकें, अगर हम रीडिंग बहुत ध्यान से लें, है ना, केयरफुली रीडिंग लें, तो ग्रॉस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करते समय, नोट करते समय डाटा को अगर हम ध्यान से नोट करें, थोड़ा सा केयरफुल रहें, तो भी ग्रॉस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा, कैलकुलेशन करते समय, जब इन रीडिंग्स से हम कैलकुलेशन करते हैं, जब कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ पे जब रीडिंग नोट करते हैं और फिर उस रीडिंग को हम यूज करके कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दे दें तो हमारा ग्रॉस एरर जो होगा ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो अगर हम समराइज करें ग्रॉस एरर को, तो ग्रॉस एरर इज अ ह्यूमन मिस्टेक, यानी मिस्टेक्स मेड बाय ह्यूमन, या एरर
made by human in reading, recording and calculating. And if we try to reduce this gross error, so we should focus on taking the reading and noting that reading, that is recording, and also focus on calculation of that reading. तो इन तीनों पॉइंट पे अगर हम काम कर लेंगे तो ग्रॉस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है, ये तो बात हो गई ग्रॉस एरर की, हम लोगों ने ग्रॉस एरर को डिस्कस कर लिया कि ग्रॉस एरर क्या होता है, इनको हम लोगों ने डिटेल में समझा। अब बात आती है सिस्टमैटिक एरर की। तो देखिए सिस्टमैटिक एरर को जब हम समझने के लिए जाएंगे तो हमें यहाँ पे तीन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, तभी हम सिस्टमैटिक एरर को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो हम तीनों पे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ये है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सा एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। तो सिस्टमैटिक एरर में आपका हो सकता है शॉर्ट कमिंग इन इंस्ट्रूमेंट, है ना, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक एरर में आ जाएगा। तो सिस्टमैटिक एरर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा किस पे, इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो जब भी हम रीडिंग लेते हैं या कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उस समय हमें इंस्ट्रूमेंट पे विशेष फोकस देना पड़ेगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकती हैं अगर हम यहाँ पे नोट करें तो एक तो शॉर्ट कमिंग हो सकती है इंस्ट्रूमेंट में, तब ये एरर आएगा, शॉर्ट कमिंग इन इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट कमिंग इन इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी है ना, तो आप जो रीडिंग लोगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, या फिर आप इस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हो, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये भी हो सकता है मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट को आप प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत केयरफुली आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप गलत तरीके से उसको यूज करोगे तो आपको सही रीडिंग नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए एक रीजन ये भी हो सकता है कि मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तीसरा है लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तीसरा क्या है, लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो सिस्टमैटिक एरर में जो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपको क्या करना है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से एरर आ सकता है। एक कारण हो सकता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी हो। अगर इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी है तो उस कमी को पहले हमें दूर करना है, हमें उसका प्रॉपर कैलिब्रेशन करना है। जब हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर कैलिब्रेट होगा तो वो कमी दूर हो जाएगी। इसके बाद है मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करिए रीडिंग लेते समय तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज करिए। तीसरा है आपका लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लोडिंग इफेक्ट को आप ऐसे समझिए जैसे सपोज आपको वेट करना है, कोई सामान तौलना है, वेट करना है, तो वेइंग मशीन होती है। अगर वेइंग मशीन पे उस सामान को आप आराम से रखोगे तो उसकी रीडिंग प्रॉपर आएगी, और उसको आप पटक के रखोगे उसके ऊपर तो सडन थ्रस्ट आएगा, उसकी रीडिंग अलग आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम उस इंस्ट्रूमेंट पे कोई लोड दे रहे हैं तो वो लोडिंग इफेक्ट का हमें ध्यान देना है कि हमें उस पर सडन लोड नहीं देना है ना। तो इस तरीके से अगर हम इन कमियों पे ध्यान दे दें तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होगा ये कम से कम होगा। देखिए हम एरर को जीरो नहीं कर सकते हैं, एरर को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एरर को हम कम कर सकते हैं। एरर जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना ज़्यादा हम एक्यूरेट वैल्यू के नज़दीक पहुँचेंगे, और यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम एक्यूरेट वैल्यू के नज़दीक पहुँचें। तो इस तरीके से हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब आता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर को अभी हम लोगों ने ग्रॉस एरर में भी डिस्कस किया था, है ना, क्योंकि ये एक्चुअल में होता क्या है, ऑब्जर्वेशनल एरर जो होता है ये आता है इंडिविजुअल केयरलेसनेस, है ना, इंडिविजुअल ह्यूमन मिस्टेक है ये। तो इंडिविजुअल
इंडिविजुअल केयरलेसनेस, केयरलेसनेस। अगर ये ना दिख रहा हो आपको सही से तो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, इंडिविजुअल केयरलेसनेस, है ना। ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब ही यही हुआ कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम रीडिंग नोट कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं से कुछ रिसर्च कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह के जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए, है ना। हमें सावधानी पूर्वक करना है, हमें ज़्यादा फोकस करना है, केयर करना है, ना कि केयरलेसनेस। तो इंडिविजुअल केयरलेसनेस की वजह से ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द ऑपरेटर्स, है ना। एक ये भी हो सकता है ऑब्जर्वेशनल एरर में, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स। तो इंडिविजुअल केयरलेसनेस एंड लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स, ये दो कारण हो सकते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर के। तो ये भी आपका सिस्टमैटिक एरर का पार्ट है। इन दोनों कमियों को अगर हम दूर करेंगे तो यहाँ से भी हम सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अब तीसरा आता है एनवायरमेंटल एरर। तीसरा एरर क्या है? तीसरा एरर है आपका एनवायरमेंटल एरर। अब एनवायरमेंटल एरर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब एनवायरनमेंट में सडन चेंज हो जाए, है ना, एनवायरनमेंट में सडन चेंज हो जाएगा तो उससे आपकी रीडिंग इफेक्ट होगी। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ये सभी फैक्टर ऐसे हैं, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा मैं लिख देता हूँ। ये सभी ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं से आपके रीडिंग को, आपके रीडिंग को इफेक्टिव करेंगे ही करेंगे, कहीं ना कहीं से इनका इफेक्ट आता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक तरह का एक्सटर्नल कंडीशन है ना, ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन। इन्वायरमेंटल एरर जो आता है ये आता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन, ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट, या हाँ इफेक्ट ही लिख देता हूँ, ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट या ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन, है ना। ये बाहरी कारणों से होता है इन्वायरमेंटल एरर, जैसे टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। तो अगर इन सब में चेंज होगा जिससे आपकी रीडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी, जिसकी वजह से एरर अराइज होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखना है कि जिससे वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ये सब चेंज ना हो, तो हमें प्रॉपर रीडिंग मिल जाएगी। हमें प्रॉपर रीडिंग मिलेगी तो ये इन्वायरमेंटल एरर से भी हम बच सकते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं लास्ट एरर की, जिसको बोलते हैं रैंडम एरर। देखिए रैंडम एरर एक तरह का एक्सीडेंटल एरर है ना। इसका कोई एक कारण नहीं होता है, इसका कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है रैंडम एरर का। ये बार बार आप रीडिंग लोगे और अलग अलग कारणों से आपकी रीडिंग को ये अफेक्ट कर सकता है। तो आप रैंडम एरर में लिख सकते हो कि रैंडम एरर ये इर्रेगुलर होता है। रैंडम एरर जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, है ना। इसका कोई कारण, स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, इर्रेगुलर होता है, एक्सीडेंटल होता है ना, और कोई इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है। तो आप कह सकते हो अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल मैनर में होता है। जैसे आप कोई रीडिंग ले रहे हो तो किसी एक बार आपने रीडिंग लिया 10.2 आया, उसका कारण कुछ और हो सकता है। दूसरी बार लिया फिर 10.3 आ गया, उसका रीजन कुछ और हो सकता है। सपोज आप किसी रूम के अंदर बैठ के रीडिंग ले रहे हो और सडनली किसी ने रूम को ओपन कर दिया, ठीक, तो रूम को ओपन कर दिया तो कहीं ना कहीं उसकी एंट्रोपी चेंज हो गई, उसका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, है ना, वहाँ के इन्वायरमेंट पे कोई ना कोई इफेक्ट आया, तो वो एक तरह का क्या हो गया, रैंडम एरर हो गया, है ना।
तो सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। ये रेगुलर होता है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, एक्सीडेंटल है, अनप्रेडिक्टेबल मैनर में होता है ना। तो इसको भी हमें अवॉइड करना पड़ता है, तब कहीं जाके हमको प्रॉपर रीडिंग मिलती है, मतलब हम एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंचते हैं। अब बात आती है कि एक्चुअल वैल्यू है क्या। एक्चुअल वैल्यू क्या है, देखिए जैसे ये मार्कर है, इसकी एक डेफिनेट लेंथ है, लेकिन वो डेफिनेट लेंथ कितनी है कैसे पता करें। तो एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे, है ना। 10 लोग इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे, उनकी जो 10 लोगों की रीडिंग आई उसका एवरेज निकाल लिया, तो हमें क्या मिल गया, एक्चुअल वैल्यू मिल गया। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो एरर है। एरर आपका 3 टाइप्स का हुआ, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। फिर ग्रॉस एरर क्या होता है, ये ह्यूमन मिस्टेक का एरर है, रीडिंग, रिकॉर्डिंग और कैलकुलेटिंग। यहाँ पे एरर हो सकती है, यहाँ से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, तो इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। देन सिस्टमैटिक एरर आता है जिसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई कमी है उसको सुधार के उस कमी को दूर किया जा सकता है। मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये एक कारण हो सकता है। देन ऑब्जर्वेशनल एरर है जो इंडिविजुअल केयरलेसनेस है, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स है। तीसरा आपका एनवायरमेंटल एरर है जो एक एक्सटर्नल कंडीशन है, अपने कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस तरह का एटमॉस्फेयर मेंटेन करें जिससे कि हमारा इन्वायरमेंटल एरर कम से कम हो। देन रैंडम एरर है जो इररेगुलर होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है और एक्सीडेंटल है ये, और इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं रैंडम एरर को, ये किसी भी रीजन से हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एरर इन मेजरमेंट आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग लेके आएंगे तो वहाँ पे हम लोग कैलिब्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू।